कोई हमें एज ए इनिशियली कंपनी रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। न्यू सेलर तो हमेशा रिकमेंडेड है कि वो एफबीएम ही करे। तो सोर्सिंग का मुझे थोड़ा सा आइडिया दो। उन्हें पता है कि ये मेरे से 200 की लेगा, आगे 2000 की बेचेगा, तो वो आपको ऐसी प्राइस देंगे कि आपको मीट ही नहीं कर पाएंगे। बट अगर मैं किसी एक रिमोट एरिया के अंदर बैठा हूँ और वहाँ से बैठकर मैं ये सोर्सिंग करना चाह रहा हूँ, आपने अपने सारे के सारे कंपैटिटर जो टॉप 10 या टॉप 20 होंगे उनको एनालाइज कर। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सपर्ट्स काउच। आज की जो पॉडकास्ट है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एज ए न्यू सेलर या एग्जिस्टिंग सेलर अपना बिजनेस दराज के ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं तो हमारे पास आज गेस्ट है शकील अहमद, जो कि वन ऑफ द टॉप सेलर ऑफ दराज हैं। उनसे आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप अपना बिजनेस दराज के ऊपर स्केल अप कर सकते हैं और क्या वो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं या वो क्या टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए आपके पास कि आप अपने बिजनेस को ना सिर्फ रजिस्टर करवा कर इस्टेब्लिश कर सकें दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी शकील, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सो शकील, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि बिफोर हम आपका इंट्रोडक्शन ज़ाहिर है आपका प्रीवियसली सबको पता है कि किस तरह आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया। सो आई वुड डायरेक्टली जंप ऑन टू द क्वेश्चन कि आपको पता है कि देयर आर मल्टीपल मार्केट प्लेसेज ऑलरेडी इन द मार्केट, ठीक है? सो व्हाई डिड यू चूज दराज फॉर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स? दराज इस वक्त लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है, इस वक्त सबसे ज़्यादा सेलर, सबसे ज़्यादा कस्टमर, और ओवरऑल ऑडियंस की वाइज देखा जाए, ट्रैफिक वाइज देखा जाए तो इस वक्त दराज वन ऑफ टॉप प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान। क्योंकि हमें ऑर्डर्स चाहिए, हमें कन्वर्जन चाहिए अच्छी, तो दराज ऑटोमेटिकली हमारी मार्केटिंग भी कर रहा होता है, हमारे ऑर्डर्स भी मैनेज कर रहा होता है, हसल फ्री एक प्लेटफॉर्म है। तो फिर उसके लिए यही रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपना सारा का सारा फोकस बिजनेस डेवलपमेंट पे लगाएं, बाकी सारा कुछ दराज मैनेज करें। तो इसलिए दराज स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी ने भी स्टार्ट करना है अगर ई कॉमर्स जर्नी, और वो कह रहा है कि मैं कम बजट के साथ स्टार्ट करूं और मैं इजीली बहुत ज़्यादा मुश्किलात में नहीं पड़ना चाहता, तो दराज इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अच्छा शकील, मुझे ये बताएं कि एज ए न्यू सेलर अगर मैं अपना बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ या दराज के प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाह रहा हूँ, सो आपके ख्याल में वो क्या प्री रेक्विजिट्स होने चाहिए या क्या रिक्वायरमेंट एज ए न्यू सेलर होनी चाहिए, इंडिविजुअल सेलर की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो अपना बिजनेस दराज के ऊपर स्टार्ट कर सकें? दराज पे अकाउंट ओपन करना बहुत आसान है। जस्ट उसके लिए आपको जस्ट आईडी कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए। बैंक अकाउंट नहीं है तो इजी पैसा, जैस कैश भी चल जाएगा। आपको एड्रेस चाहिए और शॉप का नेम जिस नाम से आप चलाना चाह रहे हैं। बाकी ईमेल और फ़ोन नंबर आप अपना पर्सनल भी यूज़ कर सकते हैं। ये वो डिटेल्स हैं जो हर पाकिस्तानी के पास अवेलेबल हैं, और वो इजीली ये सारी डिटेल फिल करके अपना सेलर सेंटर अकाउंट ओपन कर सकता है। इसके बाद आता है कि बेचना क्या है। मैंने वो बेचने के लिए लाहौर वाले, कराची वालों के लिए तो होलसेल मार्केट अवेलेबल है। जाएं स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पे, जो भी होलसेल में सामान मिल रहा है और जो ऑलरेडी दराज पे बिक रहा है वो सोर्स करें और लिस्ट करना स्टार्ट करें। दराज मार्केट करना स्टार्ट कर देगा उस प्रोडक्ट की और आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। बस इसमें थोड़ी सी देर लगती है ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर गिरने में या सेकंड ऑर्डर गिरने में। उसके लिए आपके पास सब्र होना चाहिए। उस दौरान आप लर्निंग फेस करें, अपना लर्न करें कि कैसे आप इसको और मजीद डेवलप कर सकते हैं। तो नहायत आसान तरीका दराज पे काम करने का। यानी आपके कहने का मकसद है कि कोई हमें ऐसे इनिशियली कंपनी रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर अपना कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है तो आप उसको यूज करते हुए अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे ही? यस, बिल्कुल। दराज पे दो किस्म के सेलर्स हैं, एक इंडिविजुअल, एक बिजनेस। एज अ इंडिविजुअल सेलर्स जो मैं आपको बता चुका हूँ वही रिक्वायरमेंट है। एज अ बिजनेस जाना है तो आप एनटीएन एफबीआर में रजिस्टर कर लें, उस पर अपना बिजनेस रजिस्टर कर लें। सेम टाइप पे वही आप उसी एनटीएन के ऊपर अपना बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं किसी भी बैंक में, और वो डिटेल्स आप दराज को प्रोवाइड करने के बाद आप एज अ बिजनेस अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इससे बाद में आगे डिटेल चली जाती है जो कि आप एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश करते हैं, और उसके लिए आप रिक्वायरमेंट्स में सबसे ज्यादा जो रिक्वायर्ड चीज होती है वो है आपका ट्रेडमार्क। आपने देखा होगा रिक्शे के पीछे बैनर पे कोई भी फ्लेक्स लगी है तो ब्रांड के ऊपर टीएम लिखा होता है, वो बेसिकली ट्रेडमार्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ट्रेडमार्क वो उस पर्सन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उस पर्सन की, वो नेम, वो लोगो, तो वो ब्रांड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एज अ ब्रांड दराज पे जाएंगे तो ये ट्रेडमार्क की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपको प्राइवेट लेबलिंग करवानी है, यानी आप अगर किसी नाम से, अपने नाम से बेच रहे हैं कोई ब्रांड की प्रोडक्ट, तो उसका लोगो, उसके ऊपर वो नाम विजिबल हो ताकि आपकी ब्रांडिंग प्रॉपर हो। लाइक पेप्सी की, कोक की आप ब्रांडिंग देखते हैं, आपको बोतल देखते पता चल जाता है ये कोक की बोतल है। आपको फंटा की बोतल देखते पता चल जाता है ये फंटा की बोतल है। इट्स मीन वो प्रोडक्ट डेवलप हुई है, तो आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे थोड़ा सा काम करना पड़ता है। तो इसी तरह से आप स्टार्ट इंडिविजुअल करें, बाद में स्टेप बाय स्टेप आप एक दिन इंशाल्लाह ब्रांड बन जाएंगे। तो शकील, मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल एज ए न्यू सेलर मैं
जो आपने इन्फॉर्मेशन अभी मुझे दी है मैं जाकर रजिस्टर करवा देता हूँ प्लेटफॉर्म के ऊपर, सो हाउ मच टाइम डू दे टेक कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मेरा अकाउंट कितनी देर के अंदर वो एक्टिव कर देता है दराज? दराज की अकाउंट एक्टिवेशन 48 आवर्स के अंदर है, लेकिन उसके लिए एक मेजर रिक्वायरमेंट जो कि बहुत ज़्यादा लोग मिस कर जाते हैं कि आपने एटलीस्ट एक प्रोडक्ट अपलोड की हो दराज के ऊपर। वो बहुत ज़्यादा लोग मिस करने की वजह से उनके अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहे होते। इससे पहले एक रिक्वायरमेंट और थी जो कि अभी ख़त्म की कर दी गई है, वो थी पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करने की। ये दो ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो बहुत ज़्यादा न्यूबीज़ को नहीं पता होती थी, जिसकी वजह से उनका अकाउंट नहीं ओपन हो पा रहा होता। ओके, सो देखिए, मैंने अकाउंट क्रिएट कर दिया, मेरे पास एक्सेस आ गई, अब मैं प्रोडक्ट ज़ाहिर अपलोड भी कर सकता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली देखें, प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए मुझे कुछ प्रोडक्ट रिसर्च करनी ज़रूरी है या मुझे प्रोडक्ट हंटिंग की करनी पड़ेगी। तो उसके लिए व्हाट डू यू रिकमेंड कि किस तरह, क्या वो टूल्स क्या हम कोई टूल्स यूज़ कर सकते हैं? और अगर हम कोई टूल्स यूज़ नहीं कर सकते तो क्या हम एज ए प्लेटफॉर्म को देखते हुए क्या कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या कुछ आइडिया ले सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट ट्रेंड कर रही है या इसको मैं कर सकता हूँ? थोड़ा सा इसके बारे में ये समझ लें कि हर किसी का एक मेजर क्वेश्चन है कि भाई हमने अकाउंट बना लिया, हमने क्या बेचना है। ये एक मेजर हर एक पर्सन का मसला है कि यार मुझे अकाउंट बन गया है, मैं मार्केट से कुछ प्रोडक्ट उठा के मैंने लगाई हैं, बिक नहीं रही, तो मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ? तो मेरी नज़र में प्रोडक्ट हंटिंग ये बेस आपकी सेट कर देती है कि आपकी आगे की जर्नी कैसी होगी। तो जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम खर्च होना चाहिए ओवरऑल किसी भी बिजनेस में, तो वो मेजर है कि भाई मार्केट में बिक क्या रहा है और वो कहाँ से आपने खरीदना है। और इसी का नाम बिजनेस है कि आपने कहाँ से खरीदा, कहाँ बेचा, कितने में लिया था, कितने में बेचा और दरमियान में आपको बचा कितना। तो आपकी मेजर जो डेवलपमेंट होगी बिजनेस में वो इसी के ऊपर होगी कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है और उसको सोर्स कैसे करना है। हंटिंग के लिए इस वक्त मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं, आप उन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। आप उसके अलावा मैनुअल हंटिंग मेथड्स हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नॉलेज प्रोवाइड कर दिया होगा। आपको जस्ट उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट उस स्पेसिफिक वीडियो तक पहुंचना है, उस स्पेसिफिक नॉलेज तक पहुंचना है, आपको इजीली अनलॉक हो जाएगा। उसका सिंपल तरीका मैं बता देता हूं कि आप सेलर डैश के नाम से एक टूल है, आप उसको डाउनलोड करें और उसके बाद आप कुछ क्राइटेरियाज देख लें। आपने वो प्रोडक्ट चूज करनी है जिसके ऊपर मंथली ऑर्डर 90+ है और आपका प्रॉफिट मार्जिन मार्केट से सोर्स करने के बाद 25% बच रहा है। ऐसी प्रोडक्ट जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे किसी भी टूल के बाद, उसके बाद उनको आप फिल्टर आउट करें। जो प्रोडक्ट की आपको सोर्सिंग इजीली मार्केट में मिल रही है और वो इस क्राइटेरिया को मीट कर रही है कि आपको 25% से 30% प्रॉफिट मार्जिन दे रही है, आप स्टार्ट उससे करें। और ऐसी 5 से 10 प्रोडक्टें लगाएंगे जब, तो आपको डेली 1-2 ऑर्डर तो आना स्टार्ट हो जाएगा। दराज इजीली देगा आपको ऑर्डर, क्योंकि वो आपने डिमांडिंग प्रोडक्ट एक किस्म की लगाई हैं जिसकी मार्केट में कस्टमर डिमांड कर रहा है। आपको प्रॉफिट भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आगे जा आपकी जो जर्नी है वो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से नई प्रोडक्ट्स आएंगी, आपको ऑर्डर ज़्यादा आएंगे और स्टोर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सो देखें, प्रोडक्ट रिसर्च जो आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च करें, उसके बाद जो एज एज वी ऑल नो कि जी नेक्स्ट फेज इज सोर्सिंग। आप कहीं पर भी बैठे, देखिए रजिस्टर तो एज ए सेलर हम कहीं से भी कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठकर, और आपके लिए पूरा पाकिस्तान का एवेन्यू ओपन हो जाता है टू सेल। मार्केट प्लेस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तो सोर्सिंग का मुझे थोड़ा सा आइडिया दें कि जी फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट रिसर्च कर ली है और मैं बैठा हुआ हूँ फॉर एग्जांपल किसी गांव के अंदर, तो मेरे पास उसकी एक्सेसिबिलिटी उस प्रोडक्ट की किस तरह होगी? ठीक है, इफ़ आई एम सिटिंग इन लाहौर या कराची या मेजर सिटीज़ के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ तो शायद मेरे लिए वो आसान हो। बट अगर मैं किसी एक रिमोट एरिया के अंदर बैठा हूँ और वहाँ से बैठ कर मैं ये सोर्सिंग करना चाह रहा हूँ, तो आप की क्या इनपुट है, किस तरह की जा सकती है? क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ पे प्रोडक्ट किस तरह की अवेलेबिलिटी तो नहीं होगी। यस, बिजनेस हिले का नाम है, हिले के बाद वसीला मिलता है। जिस तरह पाकिस्तान में लाहौर की मार्केट के एग्जांपल ले लें, तो लाहौर जुम्मे को ओपन होता है, बाकी गिरदोनवा के जितने भी सिटीज़ हैं ना वो ऑफ होते हैं, जुम्मे की छुट्टी होती है। बाकी शहरों से सारे ताजर लाहौर के दिन जुम्मे के दिन लाहौर से परचेजिंग करने आते हैं। तो आपको ये मार्केट ट्रेंड को भी समझना है, आपको ये करना पड़ेगा, मार्केट में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप कहें कि मैं ऑनलाइन बेच रहा हूँ, मैं ऑनलाइन कहीं से सोर्स कर लूंगा, तो आपको वो प्राइस नहीं मिलेगी जिसमें बचत हो, प्रॉफिट हो। और असल जो प्रॉफिट है वो सोर्सिंग में छुपा हुआ है। कीमत खरीद जो है ना वो असल आपको प्रॉफिट देती है। तो प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद बहुत ज़्यादा लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो सोर्सिंग प्राइस मीट नहीं कर पा रहे होते, और ये बिजनेस की रीढ़ की हड्डी कहते हैं इसको हम। तो आपको उसके लिए निकलना पड़ेगा, अपनी नियरेस्ट होलसेल मार्केट्स को विजिट करना पड़ेगा, देन आपको उस प्रोडक्ट के इंपोर्टर तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि दरमियान में लेयर्स है ना, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर, देन चाइना। अगर तो आप चाइना मार्केट सोर्सिंग सीख लेते हैं, देन इजी टू गो, आप कुछ भी मंगवा के बेचना स्टार्ट कर देंगे।
अगर आप चाह रहे हैं कि मैं लोकली करूं और मेरी कम इन्वेस्टमेंट हो, देन आपको ये लेयर्स को कट करना पड़ेगा, देन आपको प्रॉफिट बचेगा, आपको मार्केट से ही जाके इंपोर्टर मिलेगा। अगर हम शालम की भी बात करें, किसी भी एक प्रोडक्ट का मैक्सिमम 3 से 4 इंपोर्टर होंगे, बाकी सारे होलसेलर्स हैं, वो भी उन इंपोर्टर से माल खरीदते हैं, देन होलसेल में बेचते हैं। तो आपकी कोशिश ये होनी है कि मुझे इस प्रोडक्ट का इंपोर्टर चाहिए, देन इंपोर्टर प्राइस आपको मिलेगी, देन आपको प्रॉफिट मार्जिन भी मिलेंगे, और देन ही आपकी जो एक कहते हैं ना कि आपको बंडल ऑफ रुपीज एक पैसा आएगा, पैसा बनता हुआ नजर आएगा, वो इसी तरह से नजर आएगा। चलें ठीक है। सो सोर्सिंग एक आप यू सेड के इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली जितनी हमारी हम सिक्योर सोर्सिंग कर सकेंगे या जितना हम उसके अंदर से लेयर्स को रिमूव कर सकेंगे ऑब्वियसली उतने ज़्यादा चांसेस हैं। मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट की, मैंने उसका सोर्सिंग भी ढूंढ लिया एंड आई रीच टू इम्पोर्टर एज वेल। अगर मैं खुद नहीं इम्पोर्ट कर रहा तो मैं इम्पोर्टर तक पहुंच गया हूँ, या इवन कि आई गॉट द गुड प्राइस फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर। तो उसकी मिनिमम यूनिट्स या इन्वेंटरी कितनी आप समझते हैं कि हमारे पास होनी चाहिए एज ए बैकअप? दो के वो कुछ ट्रेंड आपके ऑब्वियसली करंट सेल से आप निकाल रहे होंगे, बट एवेंचुअली कुछ ना कुछ आपके पास कुछ ऐसे स्टैट्स अवेलेबल होते हैं या कुछ डेटा कुछ डेटा से हम कुछ ड्राइव कर सकते हैं कि यार इतने हमारे पास यूनिट्स हमने करना है, क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। यस बिल्कुल। अब आ जाता है कि मेरी पॉकेट क्या इजाज़त देती है मुझे कि मैं कितने से बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। अब मुझे एक प्रोडक्ट मिल गई है जिसकी मंथली यूनिट सोल्ड 900 प्लस है, डेली के एक अच्छा खासा ऑर्डर 30 प्लस ऑर्डर उस प्रोडक्ट को आ रहे हैं। अब मेरी जो पॉकेट है वो तो 50,000 वाली है, मैं तो हो सकता है उसकी सोर्सिंग ही ना मीट कर पाऊँ। तो मुझे क्या करना है, शुरू में सिर्फ 12 से 24 पीस, क्योंकि इंपोर्टर जो है वो पहले तो आपको उस इंपोर्टर तक पहुंच गए तो फिर आपको 12-14 पीस नहीं मिलेंगे, फिर आपको मिलेंगे 100 पीस, 200 पीस, 300 पीस। तो आपने कोशिश करनी है उसके साथ नेगोशिएट करने की। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इंपोर्टर को कभी भी नहीं बताना कि आप ऑनलाइन सेल करते हैं। आपने कोशिश करनी है उसे यही शो करना है कि भाई मेरे एरिया में मेरी दुकान है, मैं रिटेलर हूँ या मैं होलसेलर हूँ या मैं होलसेल करता हूँ थ्रू जाके दुकान बाय दुकान जाके मैं उनको बेचता हूँ सामान। आप इस तरह से प्रिटेंड करेंगे तो देन हो सकता है कि वो आपके साथ नेगोशिएट भी कर ले, आपको अच्छी प्राइस भी दे दे, आगे जाके आपको क्रेडिट भी दे दे। जब आपने बता दिया कि मैं ऑनलाइन सेलिंग करता हूं तो वो सेट माइंडसेट के लोग हैं, उन्हें पता है कि ये मेरे से 200 की लेगा, आगे 2000 की बेचेगा, तो वो आपको ऐसी प्राइस देंगे कि आपको मीट ही नहीं कर पाएंगे, आपकी सोर्सिंग प्राइस ही नहीं मीट होगी। देन अगेन वो इंपोर्टर आपको 12-24 पीस नहीं देगा, शुरू में आपको 100 पीस ही उठाने पड़ेंगे। अगर होलसेलर से स्टार्ट कर लेंगे तो आपको 12-24 पीस भी चल जाएंगे आपकी, लेकिन आपने उसकी इन्वेंट्री पे नजर रखनी है। ये ना हो कि आपकी प्रोडक्ट चलना स्टार्ट हो गई और बाद में पीछे से ऑटो स्टॉक वो इंपोर्टर हो गया। देन आपने बैकअप पे एक और इंपोर्टर या एक और उसका रिसोर्स आपने लाजमी रखना है। अगर आप लोकल से स्टार्ट करें, अगर आपकी पॉकेट इजाजत दे रही है, जेब इजाजत दे रही है, तो कोशिश करें एक प्रोडक्ट के ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए हैं तो उसका मैक्सिमम स्टॉक अपने पास रखें। वो आपको टूल्स भी बता देते हैं, प्रोजेक्शन दे रहे होते हैं ओवरऑल कि यार आपका कंपेटिटर मंथली इतना बेच रहा है, आप उसका 10% 20% भी अगर सेल्स कैप्चर कर लेते हैं तो आपका ये रन रेट होगा, ये इस रन रेट पे आप चलेंगे। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो कि आम पर्सन भी इजीली जज कर लेता है कि यार मुझे डेली के 2 ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए हैं, 2 माह का स्टॉक मेरा इतना बनता है, तो वो मुझे बैकअप पे रखना ही रखना है। सही। सो व्हाट डू यू रिकमेंड कि इनिशियली अगर हमने कुछ प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अपने अकाउंट के ऊपर, सो कोई आप सजेस्ट कर सकते हैं कि एक मैं रीजनेबल या डिसेंट अमाउंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मैं 50,000 का रेवेन्यू को टच करना चाह रहा हूँ, दो के वो प्रोडक्ट के मार्जिन्स वेरी करता है, हर प्रोडक्ट का कितना मार्जिन होगा, बट अगर मैं जस्ट बॉल पावर फिगर कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एज ए न्यू सेलर मैं एक मोटिवेशन के लिए करना चाह रहा हूँ कि यार मैं एटलीस्ट मेरा इनिशियल टारगेट इज़ टू टच 50,000 रेवेन्यू, तो व्हाट डू यू रिकमेंड कि एटलीस्ट मुझे कितनी प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट करना पड़ेगा दराज के ऊपर? अब इसका आंसर सिंपली मैं कहता हूं कि आपने देखना है कि दराज किन सेलर्स को बेनिफिट दे रहा है और दराज पे जो ऑडियंस है वो किस ब्रैकेट की है। दराज इस वक्त कह रहे हैं कि 590 के प्लस का ऑर्डर पे फ्री शिपिंग देंगे। दराज का न्यू प्लान है कि फ्री शिपिंग सेलर्स जस्ट कमीशन के ऊपर 3% फिक्स मुझे कमीशन दें, मैं उसके कस्टमर्स को फ्री शिपिंग दे दूंगा, और ये इम्प्लीमेंट होता है 590 के ऊपर वाली जितनी प्राइस है। आप अगर ऐसी 10 से 15 प्रोडक्ट कर लें और उनके जस्ट 20-20 या 24-24 पीस मार्केट से उठा लें तो आप इजीली 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं विद इन 3 मंथ 4 मंथ के स्पैन पे। यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना वो बहुत मैटर करेगी, और सोर्सिंग अगर आप अच्छे से सोर्स कर लेते हैं, 25% के मार्जिन को अचीव कर लेते हैं और वो 10 से 12 प्रोडक्ट जो कि इजीली हंट हो जाएंगी,
अगर कर लेते हैं तो आप 1 लाख का रेवेन्यू विद इन 3 मंथ आप अचीव कर सकते हैं इजीली। हम्म, चले ठीक है। सो अब मुझे ये बताएं कि सिंस न्यू सेलर्स जैसे रजिस्टर भी हो रहे होते हैं, इसके अलावा प्रीवियसली मैंने देखा है कि कुछ अरसे के अंदर दराज जो है वो डायरेक्टली इंपोर्टर्स को भी प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आ रहा है, और ऑब्वियसली आप इंपोर्टर की प्राइस को मैच नहीं कर सकते बिकॉज जिन मार्जिन के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं एज ए रीसेलर आपके पास वो क्वेश्चन नहीं होता उसके ऊपर करने के। सो इस केस के अंदर अगर आपका एज ए कंपेटिटर इंपोर्टर भी है और आप भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वो किस तरह अवॉइड किया जाए कंपटीशन को, या आपका क्या एज होना चाहिए, बिकॉज प्राइस तो शायद आप वो वाली मीट ना करें और बाकी कंट्रोल आपके पास प्लेटफॉर्म का उस तरह है नहीं। सो हाउ डू यू थिंक कि किस तरह वो किया जाए कि यार मुझे एक रीजनेबल ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाए और मैं उस कंपटीशन में भी ना जाऊँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यही फेस कर रहे हैं कि यार मेरी प्राइस वॉर स्टार्ट हो गई है मेरी प्रोडक्ट के ऊपर, अब मेरा क्या सोल्यूशन है। तब हम रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि आपको पता चल गया कि यार ये प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो गई है, इंपोर्टर आ गया है, आप उस प्रोडक्ट्स के स्टैट्स आपके पास हैं, बिक रही है प्रोडक्ट, आप कोशिश करें उसमें कोई डेवलपमेंट कर दें, कोई फ्री गिफ्ट लगा दें, उसका डिज़ाइन चेंज कर दें। डिज़ाइन इंपोर्टर एक ब्लैक कलर का बेच रहा है, रेड कलर का बेच रहा है, आप कोशिश करें डिफरेंट डिज़ाइन में सेम कलर ले आएं। आप डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं, थोड़ी सी डेवलपमेंट दे सकते हैं, उसके नेगेटिव रिव्यूज को देख के अपने प्रोडक्ट के अंदर वो पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। यहां पे ये चीज जो है वो आपको डिफरेंशिएट करेगी। और अगर आप इस चीज में कामयाब हो जाते हैं, चाहे आपका प्राइस पॉइंट हाई हो, आपको ऑर्डर आएगा। ओके, सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कंट्रोल क्या एज ए न्यू सेलर मेरे पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको करने में? बिकॉज देखिए आपको पता है कि पाकिस्तान इज़ अ ट्रेड इकोनॉमी, हम मोस्टली 80-90% चीज़ें इंपोर्ट करते हैं एंड देन वी रीसेल दोज प्रोडक्ट्स। तो क्या एज ए न्यू सेलर हमारे पास वो क्वेश्चन होता है या हमारे पास वो कैपेसिटी होती है कि हम उसके अंदर न्यू डेवलपमेंट कर सकें, या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? न्यू सेलर के लिए तो मुश्किल है। न्यू सेलर को कोशिश करनी है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स उठानी है और उनको बेचने की स्टार्ट करना है, कोशिश करनी है। क्यों? कि उनका स्टॉक भी खत्म नहीं होगा और वहां पे ये है कि इजीली आप सर्वाइव भी कर जाएंगे, आपको रन टाइम पे भी आपको स्टॉक मिल जाएगा। न्यू सेलर्स तो ये डेवलपमेंट फेज पे जा ही नहीं सकता। ये है जो एस्टेब्लिश सेलर्स हैं और उनकी प्रोडक्ट के ऊपर आप इंपोर्टर आ गए, तो ये तो उनके लिए था। न्यू सेलर्स को यही करना है, जस्ट फॉलो द ट्रेंड, कि जो ट्रेंड पे प्रोडक्ट बिक रही है कॉपी मारें। अगर उसको 900 ऑर्डर आ रहा है तो आपकी जो कोशिश है वो 30 से 50 की है। आपको ये नहीं है कि मुझे भी 900 ऑर्डर चाहिए, आपकी कोशिश स्ट्रेट फॉरवर्ड ये होनी चाहिए कि मुझे 30 से 50 ऑर्डर चाहिए, और आपका जो रन रेट होगा या आपको जो रिक्वायर्ड होगा वो 30-50 ऑर्डर्स में आप इजीली कर जाएंगे पूरा। आपको होगा नॉर्मली कि आपने 50,000 इनकम करनी है या 1 लाख तक लेके जाना है, तो आप 30-50 ऑर्डर्स ईच प्रोडक्ट के साथ भी ये पूरा कर जाएंगे। जब मसला आएगा जब आप ग्रोथ कर रहे होंगे और तब तक आपके पास इंशाल्लाह पैसे भी होंगे, आप री इन्वेस्ट भी कर रहे होंगे, देन एक प्रोडक्ट को आप डेवलप कर सकते हैं और देन सेकेंड को, देन थर्ड को, इसी तरह से बिल्ड होता रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करूंगा आपके कि एज ए न्यू सेलर व्हाट डू यू थिंक कि अगर मैंने एज ए न्यू सेलर मैं जाकर सेल करना चाह रहा हूं, तो मेरे पास वो क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए या क्या स्किल सेट होना चाहिए जिसमें, क्योंकि देखिए इनिशियली ऑब्वियसली आपके पास एक रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, आपके पास वो बैंडविड्थ नहीं होती, आपकी वो कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप प्लेटफॉर्म से लर्न करते हैं। तो वो क्या स्किल सेट होना चाहिए या क्या कॉम्पिटेंसी का लेवल होना चाहिए कि यार मैं एज ए ऑलराउंडर सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, या वो क्या चीज़ें मुझ में बिल्ड करनी चाहिए या मुझे उनके ऊपर काम करना चाहिए कि जिसमें यू थिंक यार ये आपके पास स्किल सेट होगा तो आप सर्वाइव कर सकेंगे? सबसे पहले आपका लर्निंग फेज है, आपने लर्निंग नहीं छोड़नी। इसको हम कहते हैं कि आप जितने मर्जी बड़े फन्ने खाएं, आप लर्न करना छोड़ गए ना तो आप उसी वक्त मार्केट से आउट हो गए। आपने लर्न करना नहीं छोड़ना। आज भी मैं डेली 5 से 6 घंटे स्क्रॉल कर रहा होता हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म को, डिफरेंट वेबसाइट्स को, कि अच्छा ट्रेंड्स क्या चल रहा है, वो क्या बेच रहा है। तो आपने भी यही करना है नॉर्मली, कि आपने स्क्रॉलिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि आप अब बेचने जा रहे हैं। एज अ कस्टमर परस्पेक्टिव से आपने देखना है कि यार अगला क्या बेच रहा है, कंपेटिटर क्या बेच रहा है, किस चीज़ का प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है। आपको इसी डाटा में से एक प्रोडक्ट ऐसी मिल जाएगी जो हीरा होगी, वो हीरा असल में आपको भी हीरा बनाएगी। तो ये बेसिक थिंग है जो आपसे सबसे पहले आपने अडॉप्ट करनी है। सेकंड थिंग, सोर्सिंग। जब प्रोडक्ट मिल जाए तो उसके ऊपर आपने पीएचडी कर लेनी है कि वो प्रोडक्ट की असल या तो मैन्युफैक्चरर मिल जाए या इंपोर्टर मिल जाए, और उसके साथ आपने नेगोशिएट ऐसा करना है कि आपको वो उस प्राइस पे दे दे जिस प्राइस पे आप चाह रहे हैं, ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकें। एंड द लास्ट थिंग, आपको मार्केट प्लेस के जो भी नए रूल एंड रेगुलेशन है उसके साथ अप टू डेट रहना है।
अगर ये 3 से 4 चीज़ें आप कर लेते हैं, अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो मेरी नज़र में आप लंबी रेस के गोरे हैं, आप लंबा चलेंगे। ओके, अच्छा। सो शकील, दराज नॉर्मली ऑफर करता है दो किस्म के मॉडल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक होता है कि एफबीएम, आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, के जो मैं एज ए इंडिविजुअली, जो मैं मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, घर में पड़ा हुआ है या ऑफिस में पड़ा हुआ है, मेरे पास ऑर्डर आता है, मैं उसको पिक पैक करके और शिप कर देता हूँ, या दराज की ऐप पर जाकर मैं उसको डिलीवर कर देता हूँ, एंड देन वो आगे से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एक इसके अंदर मॉडल ये है कि यार मैं अपनी सर्टन इन्वेंटरी जो है वो दराज के वेयर हाउस के ऊपर भिजवा देता हूँ। एक तो मुझे थोड़ा डिफरेंस बता दें दोनों का, और क्या एलिजिबिलिटी होती है कि अगर मैंने एफबीडी के ऊपर जाना है तो वो क्या रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ता है, या दराज की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ताकि मैं एज ए सेलर जो है उसके ऊपर रजिस्टर करवा सकूं और अपनी इन्वेंटरी वहाँ पर भिजवा सकूं। न्यू सेलर तो हमेशा रिकमेंडेड है कि वो एफबीएम ही करे, क्योंकि ना तो उसके पास इतने इन्वेस्टमेंट है कि वो बाउंड करेगा एफबीडी में अपना स्टॉक और उसको रोटेट करेगा। न्यू सेलर एफबीएम पे जाएगा, वो खुद अपना सामान ऑर्डर पैक करेगा और दराज आप तक पहुंचा के आएगा, क्योंकि उसके पास लिमिटेड, पहले ही इन्वेंट्री लिमिटेड है। ये एफबीडी की जो अपॉर्चुनिटी है, पहले तो डिफ्रेंशिएट आप कर दें उस दोनों को, कि एफबीएम फुलफिल बाय मर्चेंट, दराज के जो सेलर ने खुद ऑर्डर पैक करना है और दराज की हब तक पहुंचाना है, आगे का काम दराज का कस्टमर तक पहुंचाना। सेम एज इट इज एफबीडी में क्या होता है कि दराज जो पिक पैक शिप है वो भी खुद कर रहा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी होती है, रिटर्न मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी ही होती है। तो ये उन सेलर्स के लिए है जिनको पता है कि यार मंथली मेरी ये स्टॉक 300 यूनिट बिकता ही बिकता है, अब ये रिपीटली 300 यूनिट बिक रहा है, तो मुझे कोशिश करनी है कि इसकी हसल को मैंने कन्वर्ट कर दिया एफबीडी की तरफ, कि मैंने ये वाला सामान 300 पीस के हिसाब से 2 माह का करके 600 पीस मैंने दराज को दे दिया, कि ये 600 पीस की जो हसल मैं कर रहा था 2 घंटे डेली के मुझे लग रहे थे, ये मेरे से खत्म हो गई। अब दराज क्या ऑफर कर रहा होता है, दराज इसमें फास्ट डिलीवरी ऑफर कर रहा होता है, एक एफबीडी का दराज वेरीफाइड का टैग है वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लग जाता है, उससे आपको एक्स्ट्रा विजिबिलिटी मिलती है। एक्स्ट्रा विजिबिलिटी मीन एक्स्ट्रा कस्टमर, और कस्टमर पाकिस्तान में ई कॉमर्स का ये है कि अगर आपने उसको 2 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर डिलीवर ना किया तो वही भूल जाएगा कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। तो दराज एक्सप्रेस डिलीवरी भी मिल जाती है, उसको एक्सप्रेस डिलीवरी का टैग मिल जाता है एफबीडी के ऊपर। तो अगर आप न्यू सेलर हैं और आपकी कोई प्रोडक्ट नॉर्मली 50 यूनिट भी बिकना स्टार्ट हो गई है, तो आप कोशिश करें कि अगले 2 माह का 100 पीस का स्टॉक एफबीडी कर दें, और उसके वो जो आप मेहनत कर रहे थे उसके ऊपर नई प्रोडक्ट पे मेहनत करना स्टार्ट कर दें। तो इस तरह ये है कि आपका बिजनेस रोल आउट अब भी जा रहा होगा, आपकी हसल भी कम हो रही होगी और आप इजीली ग्रोथ कर रहे होंगे। ओके, सो अच्छा, सो इसके अलावा एक चीज़ है डी मॉल की या दराज मॉल की। बहुत से ब्रांड्स हैं जो कि ऐसे रजिस्टर करते हैं, डी मॉल के ऊपर जाते हैं, ऑब्वियसली उससे एक विजिबिलिटी ओवरऑल प्लेटफॉर्म की बन जाती है, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को भी कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये एक लेजिट ब्रांड है, या ये वेरीफाइड ब्रांड है, या ये इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर इश्यूज नहीं होंगे। सो वो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है कि एज ए फॉर एग्जांपल मैंने 1 साल दराज के ऊपर एफबीएम या एफबीडी के थ्रू बेच दिया है, अब मैं चाह रहा हूँ कि एज ए डी मॉल अपना रजिस्टर करवाऊँ और उसके थ्रू सेल करूँ। एक तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट्स बता दें जैसे आपने अभी एफबीडी की बताई हैं, एंड हाउ मच दैट प्रोसेस टेक्स टाइम, कि यार मुझे उसको फुलफिल करने के लिए क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगी इसके लिए, और कितने प्रोसेस के अंदर मैं ये प्रोसेस को कंप्लीट करके एज ए डी मॉल के ऊपर जा सकता हूँ। जब से लोकल शॉपिफाई या लोकल ई कॉमर्स का आजकल बात हो रही है ना, तो ये हॉट टॉपिक है कि मुझे ब्रांड बनना है। तो ये बेसिकली दराज ऑफर करता है प्राइवेट लेबल ब्रांड्स को, कि अगर आपकी ऑफलाइन यानी मार्केट प्लेस से हटके आपकी ऑडियंस है, आपकी ब्रांडिंग है, तो आप एज अ डीमॉल सेलर हमारे पास आ जाएंगे और आप एक आम इंडिविजुअल मार्केट प्लेस सेलर से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, कि आपको एक रुतबा ऑफिशियल मिल जाएगा, प्रीमियम मिल जाएगा, और आपका कस्टमर भी उस चीज़ को कर रहा होता है फॉलो, कि अगर ये डीमॉल सेलर है तो मुझे बगैर टेंशन के ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। तो उसके लिए अब रिक्वायरमेंट्स की आ जाते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। इसके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा विजिबिलिटी मिल जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल जाते हैं, दराज को भी कॉन्फिडेंट है और आपको भी कॉन्फिडेंस है, तो कस्टमर को भी है, और आपको जो लॉयल ऑडियंस है वो आपकी बिल्ड हो रही होती है विद इन दराज मार्केट प्लेस के अंदर भी, आपकी ब्रांड की वैल्यू भी बढ़ रही होती है। रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आपका बिजनेस पाकिस्तान में रजिस्टर होना चाहिए, चाहे SECP से है चाहे FBR से है। देन आपका कंपनी अकाउंट है, बैंक अकाउंट, कंपनी अकाउंट होना चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रेडमार्क। आपके पास उस ब्रांड का IPO होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक पाकिस्तान का इदारा है जो आपको ट्रेडमार्क अप्लाई की फैसिलिटी देता है, कि आप अपने नाम को सिक्योर कर सकते हैं ताकि आपका नाम कोई और यूज ना कर सके, और उसके बाद आप अपने ब्रांड नेम के ऊपर TM का टैग भी लगा सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा
अब ट्रेडमार्क की जो कॉस्ट है वो सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट चार्ज कर रहे होते हैं। आप खुद करना चाह रहे हैं तो लाहौर में रीजनल ऑफिस है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, कोयटा में है। आप रीजनल ऑफिस विजिट करें, फ्रंट डेस्क पे लोग आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं। नहीं, वहां पे भी नहीं जाना, ऑनलाइन आप यूट्यूब पे एक दो वीडियो देखें। मैंने जिस तरह से किया, आईपीओ की वेबसाइट विजिट की, अपनी क्लास देखी, कैटेगरी देखी कि मेरी कैटेगरी किस क्लास में फॉल करती है। 1500 रुपया दे के मैंने अपना ब्रांड की ऑफिशियल रजिस्टर कर लिया। उसके बाद प्रोसीजर है, आगे की फीसिस हैं, लेकिन वो जो लेटर इनिशियल आएगा दराज उसको एक्सेप्ट करता है कि यस। इसके बाद प्रोसीजर में तकरीबन 1 साल लग जाता है, किसी को पब्लिकेशन में, किसी को 6 माह लग जाते हैं। तो आप वो लेटर के बिहाफ पे आप दराज को डीमोल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली रिक्वायरमेंट है वो है ब्रांडेड पैकेजिंग, कि आपकी जो प्राइवेट लेबल पैकेजिंग होगी वो दराज रिक्वायर्ड करता है कि वो फोटोग्राफी में भी, आपकी मेन प्रोडक्ट की फोटोग्राफी में भी नजर आए और कस्टमर को भी वही ब्रांड की प्रोडक्ट जाए। एंड वन मोर, कि आपका जो स्टोर है वो वेल डेकोर होना चाहिए, लाइक एक ब्रांड लगना चाहिए, ये ना हो एक लोकल शॉप है। तो ये वो चीज़ें जो आपको मार्केट प्लेस सेलर से डिफरेंट भी कर रही होती हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करते हैं तो दराज आपको टैग दे देता है, विद इन 48 आवर्स भी दे देता है अगर रिक्वायरमेंट पूरी है। अगर नहीं पूरी तो वो बता देते हैं कि ये चीज़ आपकी कम है, इस चीज़ को कर लें आप पूरा, देन आप ऑन बोर्ड हो जाएंगे। ओके, सो मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेडमार्क करवा लिया। एक तो मुझे, एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि उस अम्ब्रेला के अंदर मैं कितनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकता हूँ अंडर दैट ट्रेडमार्क। एंड सेकंड क्वेश्चन उसमें मेरा ये है कि जब आप इसको एज प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे होते हैं और ट्रेडमार्क को अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो ओवरऑल आपकी जो प्लेटफॉर्म की विजिबिलिटी के ऊपर कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो? डीमोल आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी देता है एज कंपेयर मार्केट प्लेस। आप कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो टॉप की 2 पोजीशन जो होती है वो डीमोल के पास होती है, बाकी मार्केट प्लेस सेलर्स के पास होती है। तो इससे ये नजर आ गया, चाहे वो डीमोल सेलर के पास ऑर्डर भी नहीं है, चाहे रिव्यूज भी नहीं है मार्केट प्लेस सेलर के निस्बत, लेकिन उसको उस कीवर्ड के ऊपर पोजीशन अगर मिल गई तो वो वहां पे ही रहेगा। तो इट्स मीन आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने में, अपने प्रोडक्ट को बेचने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो एक्स्ट्रा विजिबिलिटी भी मिल गई और मेहनत भी कम करनी पड़ी। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन कि आप उस अम्ब्रेला के नीचे कितनी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप उस क्लास में, जिस क्लास में आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर किया होगा है, उसी क्लास में आप मल्टीपल प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं तो वो कोई लिमिट नहीं है। जैसे आप कैटेगरी चेंज करेंगे देन आपको हो सकता है कि उस कैटेगरी के लिए भी आपको वो ट्रेडमार्क लेना पड़े, देन आपको हो सकता है कि वो उस प्रोसेस से गुजरना पड़े। लेकिन दराज अभी तक वो लिमिटेशंस नहीं लगाई हुई, अब अनलिमिटेड प्रोडक्ट लगा सकते हैं। अच्छा शकील, मुझे एक बात बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेडमार्क के साथ जाना चाह रहा हूँ, देखिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं हो रही। मैं एग्जांपल उसकी तरह लेता हूँ कि आप टी शर्ट सेल कर रहे हैं या मैं टी शर्ट सेल कर रहा हूँ, तो मैं जहाँ से सोर्स कर रहा हूँ वहाँ से हो सकता है 2 4 5 6 लोग और भी कर रहे हैं। और अगर मैं उसको एज ए ट्रेडमार्क जाकर अपने ब्रांड से करना चाह रहा हूँ, तो क्या क्या स्टेप्स मुझे लेने पड़ेंगे उसके ऊपर कि यार वो अगर सेम टी शर्ट 2 3 सेलर यूज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो मैं किस तरह डिफरेंशिएट करके यार एज ए अपने ब्रांड या अपने ट्रेडमार्क के अंडर उसको सेल कर सकता हूँ? तो यहाँ दराज डीमोल सेलर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है कि अगर आप भी बेच रहे थे, मैं भी बेच रहा हूँ, मेरे पास डीमोल टैग है, तो मैं अपने की अकाउंट मैनेजर को कह के आपकी प्रोडक्ट लॉक करवा सकता हूँ कि ये मेरी कॉपी कर रहा है। ये फैसिलिटी काफ़ी अर्सा तक हमारे पास थी, नॉर्मली अब नहीं यूज़ करें। और मार्केट प्लेस सेलर भी अब ज़रा थोड़ा सा सियाना हो गया कि वो देखता है कि अगर डीमोल सेलर बेच रहा है ये सेम प्रोडक्ट, सेम कलर, सेम सब कुछ, बस आपकी प्रोडक्ट लोगो से होगा, कि मैं आपका लोगो मार्केट प्लेस सेलर एज अ लोगो नहीं यूज़ कर सकता। अगर आप ब्रांड डीमोल सेलर हैं तो आपने कोशिश करनी है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अपना लोगो, आप देख रहे होंगे आपकी शर्ट के ऊपर एक लोगो है जो कि आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन अगेन आपकी पैकेजिंग है कि पॉलीथीन बैग में जिसमें आपने पैक किया है वो पैकेजिंग के ऊपर भी आपकी ब्रांडिंग हुई होगी। आपकी जो कॉलर पे टैग लगा होगा वो आपकी ब्रांड का टैग लगा होगा। देन एक तो कस्टमर को भी इससे क्लियर कट हो जाएगा कि ये लोगो इस ब्रांड का है तो मैं इससे बाय कर रहा हूँ। और आपका रेप्लिकेट कोई करने की कोशिश करेगा तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड दराज को उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। हालांकि ये आता है प्रोडक्ट पैटर्न में कि आपकी प्रोडक्ट पैटर्न भी होनी चाहिए, बट अभी पैटर्न का इतना पाकिस्तान में लीगली नहीं है, देखा नहीं जाता, तो आप दराज के साथ एटलीस्ट इसके ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सो ये सारा प्रोसेस अगर हमने कर दिया है कंप्लीट और हमारी प्रोडक्ट लिस्ट भी होगी, देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यार सिर्फ इट्स नॉट लिस्ट एंड प्रे कि यार मैंने लिस्ट कर दी और दुआ करूँगी मेरे पास ऑर्डर आए। ऑब्वियसली मैंने प्रोडक्ट को स्केल अप करना है, बिजनेस को स्केल अप करना है, तो उसके लिए मुझे रैंकिंग भी रिक्वायर्ड है कि यार मैंने अपनी प्रोडक्ट को किस तरह रैंक करना है टू अ सर्टेन कीवर्ड्स।
तो वो क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की जा सकती हैं टू क्विक दैट प्रोसेस कि यार मैं जल्द वो उस बिज़नेस को स्केल अप कर सकूं और एक जल्दी रेवेन्यू वाली स्टेज के ऊपर आ जाऊं कि यार मेरे पास एक सर्टन रेवेन्यू फ्लो आना शुरू हो जाए। तो आपने कोशिश करनी है जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होंगे ना, तो आपने अपने सारे के सारे कंपेटिटर जो टॉप 10 या टॉप 20 होंगे उनको एनालाइज कर लेना है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा सेल्स आ रही है तो उसके क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, उसके ऊपर क्यों ज़्यादा सेल आ रही है, उसकी इमेजेस कैसी हैं, उसके टाइटल कैसा है, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसी है। जब आप एक थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे इस डाटा की बेस पे, तो डाटा आपको खुद बता देगा कि यार टॉप बंदों को सेल्स किस वजह से आ रही है, या तो वो प्राइस की वजह से है, या नंबर ऑफ रिव्यूज की वजह से है, या अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से है। क्योंकि अच्छे रिव्यूज फिर ही आएंगे कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। तो आपने जब प्रोडक्ट हंट भी कर रहे होंगे तो आप ये देख रहे होते हैं कि यार मेरे टॉप 10 कंपेटिटर्स किस प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हैं। आपने उस प्राइस को बीट करना है। बीट करेंगे तो कस्टमर लो का लगा के फिल्टर फिर आपके पास आएगा। सेकंड पॉइंट, आपके शुरू में जो रिव्यूज हैं वो पॉजिटिव होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी तो रिव्यूज भी आ जाएंगे, रिव्यूज आएंगे तो आपके दूसरे कस्टमर भी अट्रैक्ट होंगे, लाजमी बात है। देन दराज के अपने सेलर टूल्स हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें वोचर कोड है, कंबोज हैं, अब वो भी कर सकते हैं। दराज अपनी कंपेन्स करता है। अभी तो ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, ये टिल 12-12 तक चलेगी। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है एज अ न्यू सेलर कि आप इन कंपेन्स को ज्वाइन करें, कस्टमर को फ्री शिपिंग दें शुरू में। वो आपके बर्न आउट कर रहा होता है, आपके ऑफिशियली आपके प्रॉफिट से जा रहा होता है, बट एटलीस्ट आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाता है, आपकी प्रोडक्ट को विजिबिलिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसमें एक और पॉइंट ऐड करूंगा, दराज ने अपना मार्केटिंग टूल भी एक लॉन्च कर दिया डैश के नाम से। अब उस पर भी थोड़ी सी स्पेंडिंग करके अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को इजीली रैंक कर सकते हैं। कि अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड होते हैं जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स होते हैं, लंबे कीवर्ड होते हैं, 2 या 2 वर्ड से ज्यादा वाले कीवर्ड को हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। आप उन पे ऐड चला के इजीली उनको तो रैंक कर सकते हैं। बाकी मेन कीवर्ड के ऊपर आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, आ जाता है इवेंचुअली। ओके सो अच्छा, अब रिसेंटली हमने कुछ हमारे पास इस तरह की भी वाइब आ रही है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड सेलर्स हैं दे आर इन अ पेन कि उस तरह उनको वो विजिबिलिटी नहीं मिल रही, या प्रीवियसली जिस तरह उनके पास ऑर्डर्स का इन्फ्लक्स आ रहा होता था उस तरह शायद अब नहीं आ रहा। क्योंकि ऑब्वियसली जब एक बिज़नेस आप रजिस्टर करते हैं तो कुछ आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कुछ आप सेटअप के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट जा रही होती है। सो वो थोड़ा सा क्या आजकल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से वो विजिबिलिटी कम हो गई है या ऑर्डर्स आना कम हो गए हैं, और इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया जाए फॉर एन इंडिविजुअल सेलर की मैं बात कर रहा हूँ। आजकल हर सेलर इस वक्त यही रोना रो रहा है कि भाई ऑर्डर नहीं आ रहे। उसकी एक मेजर रीजन के दराज की में भी अपर लेयर चेंज हुई है। बहुत ज्यादा दराज के हेड्स तक इस वक्त जा चुके हैं और दराज इस वक्त न्यू टीम के साथ आना चाह रहा है। दराज की मार्केटिंग टोटली ऑफ नजर आ रही है, जो कि नजर आती थी, अच्छी खासी कंपेन चल रही होती थी। आजकल दराज की ऑर्गेनिक ऑर्डर, सारे के सारे सेलर्स को ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो कि दराज की कस्टमर्स हैं, जो लॉयल कस्टमर्स हैं, वही ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में बेसिकली ये डाउन डिप होती है, ये मार्केट से निकलने और मार्केट से एंट्री का टाइम होता है। पीक में हम कोशिश करते हैं किसी भी टाइम के, कहते हैं कि बिजनेस के पीक में आप एंटर नहीं हो सकते, जब डिप हो रही होती है तब आपको एंट्री पॉइंट मिल जाता है कि हर कोई रो रहा है, हर किसी के पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आप कोशिश करें प्रोडक्ट लॉन्च कर दें। जब मार्केट उठेगी आपकी प्रोडक्ट भी उठ जाएगी। तो इट्स अ बेस्ट, मेरी नज़र में ये रोने का टाइम नहीं है, ये नई प्रोडक्ट हंट करके उनके बैक स्टैट्स देख के आपको प्रोडक्ट में जंप इन करने का टाइम है। अभी वो कहते हैं खरीदारी का टाइम है, आप खरीदें और प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। जब उठेगा प्लेटफॉर्म तो उठना है, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इतना सब कुछ उन्होंने किया हुआ है, मार्केट में अपनी जगह बनाई है, वो मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड करेंगे ही करेंगे, आज नहीं तो कल या परसों। उससे पहले पहले आप अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को सेट कर लें, क्योंकि अभी तो आपके अराउंड भी आपको वो डिमोटिवेट नहीं कर रहे होंगे कि मेरे 300 ऑर्डर आ गए और आपके पास 3 ऑर्डर हैं। अभी उनके पास भी 30 ऑर्डर हैं और आपके पास 3 ऑर्डर हैं। तो अभी वो स्पेस है कि आप खेल सकते हैं। तो देखिए दैट मीन्स कि अगर दराज उस पोटेंशियल को मिल्क नहीं कर रहा है या वो मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि एक बाइंग ऑलरेडी दे पावर ऑलरेडी है मार्केट के अंदर, बट इसका मतलब है वो डाइवर्ट हो रही है टू अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। सो आपकी नज़र में वो इसके अलावा बिसाइड दराज व्हाट आर द अदर प्लेटफॉर्म्स विच कैन बी यूज्ड और वेयर यू कैन सेल योरसेल्फ एज ए सेलर। इस वक्त आप लेजो पे बेच सकते हैं, आप मरकज़ पे बेच सकते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इंस्टेंट जाएं,
और शॉप ओपन करें और बेचना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा क्या करना चाहिए आपको, मेरी नज़र में, जो कि मुझे बहुत देर बाद रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपना प्लेटफॉर्म अपना स्टार्ट कर दिया प्राइवेट लेबल शॉपिफाई पे या वर्डप्रेस पे आप इजीली सस्ते में बना सकते हैं। शॉपिफाई में ये है कि आपको मंथली फीस बेयर करना पड़ेगी। तो न्यूबी को मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप 20-25 हज़ार पे किसी भी वर्डप्रेस डेवलपर से आप अपनी साइट लाजमी बना लें, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है, अगर आपने किसी को अच्छे से सर्व किया है, आपने कस्टमर सपोर्ट अच्छी दी है, प्रोडक्ट अच्छी दी है, वो आपको आउटसाइड प्लेटफॉर्म भी ढूंढेगा। प्लेटफॉर्म रहे ना रहे, आप प्लेटफॉर्म पे रहे ना रहे, आपकी कस्टमर ऑडियंस बन जाएगी, बेस तैयार हो जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है साथ साथ अपनी वेबसाइट को भी डेवलप करें, अपने सोशल मीडिया पेजेस को डेवलप करें, उनके ऊपर एंगेजमेंट लाने की कोशिश करें, और ये आपको इवेंचुअली आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे जाके जब आप ग्रोथ मूड पे जाएंगे। अच्छा शकील, मुझे बताएं कि अगर मैं 1 2 3 से आपसे पूछूं तो कोई ऐसा सक्सेस फार्मूला टू सेल ऑन दराज या अदर मार्केट प्लेसेस, क्योंकि हमारी ज़्यादा डिस्कशन अराउंड दराज है, तो वो क्या एलिमेंट्स होने चाहिए कि जिसके लिए आप ये समझते हैं कि यार ये अगर आप 2-3 पॉइंट कवर कर लेते हैं तो आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है और सक्सेस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स और प्रोडक्ट लिस्टिंग के दौरान अच्छी रिसर्च आपको इजीली सक्सेसफुल कर सकती है और आपके रिस्क को बहुत ज़्यादा कम कर सकती है। आपकी प्रोडक्ट अगर नहीं बिक पा रही, होता है हमारे साथ कि हमने 10 प्रोडक्ट लॉन्च की, 6 चलना स्टार्ट हो गई, 4 चलना स्टार्ट हो गई, 6 नहीं चल रही, तो आपके पास उसकी होलसेल मार्केट भी लाजमी डिटरमिन होनी चाहिए। उसके लिए क्या है कि आप होलसेल के दराज के या ऑफिशियली होलसेल के फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करें और अपना माल एज सुन एज पॉसिबल लिक्विडेट कर दें। नॉर्मली सेलर ये गलती कर रहे होते हैं, मैं खुद भी यही गलती कर रहा था। मेरे पास डेड स्टॉक पता नहीं कहाँ से आ गया था, मुझे खुद नहीं पता चला कितना डेड स्टॉक कहाँ से आ गया। आपने अपनी डेड स्टॉक की इन्वेंट्री एज सुन एज पॉसिबल सेल करके वो पैसा रोटेशन में लेके आना है। वो रोटेशन में आएगा, नई प्रोडक्ट्स आप बाय करेंगे तो आपका जो वो लॉस वाला एलिमेंट है ना वो कम हो जाएगा। हो सकता है लिक्विडेशन में क्या हो, आपको 30% लॉस हो रहा है, लेकिन वो पैसा जब तक रोटेट में आएगा तो प्रॉफिटेबल बन जाएगा। अदरवाइज वो स्टक करके बैठ जाएंगे आप, 2 साल बाद वो 30% आपको 70% लॉस पे भी नहीं बिकेगा। तो ये मेजर मैंने भी गलतियां की हैं और मेरे अराउंड भी लोग गलतियां कर रहे हैं स्टिल। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, सोर्सिंग अच्छी है, लिस्टिंग अच्छी है, फिर भी आपने काम हो गए हैं, तो कोशिश करें उस प्रोडक्ट को एज सुन एज पॉसिबल होलसेल में किसी को बेच दें। तो शकील, आपको पता है जैसे अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है और उसके लिए सर्टन टूल्स होते हैं जिस पे हम प्रोडक्ट की वायबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं, जैसे एक हीलियम है या वायरल लॉन्च है या जंगल स्काउट है, जो एक बड़ा एक्सटेंसिव डेटा हमें देता है ताकि हम प्रोडक्ट की एक वायबिलिटी को देख सकें, यार ये प्रोडक्ट क्या लॉन्च की जा सकती है या नहीं की जा सकती। सो क्या दराज के ऊपर हमारे पास कोई ऐसा टूल या ऑप्शन अवेलेबल है जिससे हम इनिशियली प्रोडक्ट को एवेलुएट कर सकें कि यार वेदर दिस प्रोडक्ट वुड बी वायबल टू लॉन्च और नॉट? थोड़ा सा ज़रा इसके ऊपर यस, दराज पे भी सर्टेन टूल्स हैं, उनमें एक टूल है सेलर डैश। सेलर डैश बेसिकली क्या करता है, आपको वो बता देता है किसी भी प्रोडक्ट का लास्ट 7 डेज का डाटा, लास्ट 30 डेज का डाटा और ऑल टाइम जब से वो प्रोडक्ट लिस्ट हुई है वो डाटा। अब वो डाटा आपके पास आ जाता है तो आपको ट्रेंड पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट का ओवरऑल ट्रेंड क्या रहा है। कि अगर एक प्रोडक्ट 12 माह पहले लिस्ट हुई थी, अभी तक 10,000 यूनिट बेच चुकी है, तो आप डिवाइड करते हैं 12 के साथ, आपको पर मंथ यूनिट मिल जाते हैं। उसके बाद आपको लास्ट मंथ का डाटा भी मिल जाता है कि लास्ट मंथ इसने इतना बेचा था और लास्ट 7 डेज में इतना बेचा था और किस प्राइस पॉइंट पे वो बेच रहा है। उसके बाद आपके पास होता है कि यस, मुझे पता चल गए इसके ट्रेंड्स क्या हैं, सेल्स क्या है, सेल्स वॉल्यूम क्या है, इसके कंपेटिटर्स क्या बेच रहे हैं जो कि मेरे भी कंपेटिटर होंगे। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली उसकी सोर्सिंग पे काम करना स्टार्ट करूंगा। अगर मुझे सोर्सिंग प्राइस लेट्स सपोज एक 900 वाली प्रोडक्ट की 600 मिली है, तो सेलर डैश पे आप क्या कर सकते हैं, अब कैलकुलेटर यूज करें, उसमें ऑटोमेटिक पहले से डाटा फीड है, किस कैटेगरी का क्या कमीशन है, कितना वैट लिया जाता है, अगर शिपिंग आपने फ्री में देनी है तो आपको क्या बचेगा, अगर कस्टमर से लेंगे फिर आपको क्या बचेगा। तो वो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। इट्स मीन आप पहले से ही डिटरमिन कर लेते हैं कि मैं अगर इस प्राइस ब्रैकेट के दरमियान बेचूंगा तो मुझे कितने % प्रॉफिट मार्जिन होगा और इन रुपीज इन पीकेआर मेरी जेब में कितने पैसे आ रहे होंगे। तो ये जो टूल्स हैं वो बेसिकली आपको विजुलाइज कर देते हैं डाटा को, आपको ईजी टू रीड होता है कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है और उस प्रोडक्ट को करना भी है या नहीं करना, उसमें कितनी डिमांड है, कितना कंपटीशन है। तो उसके बाद आपके लिए एज अ न्यू सेलर या आप ऑलरेडी सेल कर रहे हैं,
तो आपके लिए इजी टू डिटरमिन होता है कि आया मुझे इस प्रोडक्ट में जाना है या नहीं जाना, अगर जाऊंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट बचेगा। ओके, सो दैट मीन्स कि वो जो टूल है वो डायरेक्टली डेटा एक्सेस कर रहा होता है दराज से, नॉर्मली ठीक है। सो वो वहाँ से और फिर अपने वो उसके ऊपर से डेटा को आप वहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करें या यूज़ करें, वट जिस तरह भी आप इसको करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि क्या वो दराज के डेटा के साथ इंटीग्रेटेड है एप्लीकेशन, या उसकी ये बेसिकली दराज के फ्रंट एंड पे डेटा मौजूद होता है, ये उसको विजुलाइज करके बता रहे हैं कि आप एक एक टॉप 10 सेलर्स को आपका डाटा विजुलाइज करके आपको इजी वे में आपको बता रहे होते हैं कि ये 10 सेलर्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा सेल इसके पास आ रही है, सेकंड से नंबर पे इस पे सेल्स आ रही है, थर्ड पे इस पे सेल्स आ रही है, और इन सब की आपस में कंपटीशन ये इस तरह से है। तो वो आपके लिए कहते हैं डिसीजन मेकिंग डाटा आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि एज अ आम कस्टमर, एक एज अ सेलर, न्यू सेलर, मुझे डाटा रीड करना नहीं आता, तो वो आपको रीडेबल फॉर्म में बेसिकली प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग ईजी हो। ओके अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी बड़ी कंक्लूसिव नॉलेज हमें मिला आज। आई नो कि दराज इज़ ऑलरेडी ऑफरिंग, एक दराज यूनिवर्सिटी है जहाँ पर जाकर बहुत सा डेटा आप मिल सकता है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बेसिकली वो हेल्प करता है एज ए न्यू सेलर कि आप उसको गो थ्रू करें या वीडियोस को देखें, तो वो आपको एक्चुअली कैपेबल कर देता है कि आप उसके ऊपर कर सकें। बिसाइड दैट, डू यू थिंक कि कोई ऐसा ट्यूटोरियल या ऑनलाइन ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि न्यू सेलर अगर उसको गो थ्रू कर दे, दो कि यूट्यूब पे नॉर्मली थोड़ी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, बट यू थिंक कि देयर एनीथिंग जो कि फ्री टूल एज ए फ्री नॉलेज अगर कहीं से मिल सके तो वो यूज़ करके एज ए सेलर अगर हम वहाँ से काम स्टार्ट कर सकें? मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी फील्ड में हैं तो उसके लोगों से मिलें, आपको नॉलेज असल वो देंगे। आपकी जो ओवरऑल ऑडियंस होगी, जो दोस्त होंगे, जो बैठक होगी, आपने उसके अराउंड ही रखनी है। असल नॉलेज आपको वही दे रहे होंगे, और कोशिश करेंगे अगर आपको कहीं से कोर्स भी ऑफर हो रहा है तो आप कोर्स ले लें, क्योंकि वो कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी नॉलेज में ऐड कर रहे होंगे। अगर वो 5,000, 10,000, 15,000 भी ले रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज मिलेंगी आपको, ग्राउंड पे जो असल काम हो रहा है वो आपको लिंक बिल्ड करने पड़ेंगे। अगर आप हब पे ऑर्डर प्लेस करने, ड्रॉप करने जा रहे हैं, कोशिश करें दूसरे सेलर्स के साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ हेलो हाय करें, नंबर एक्सचेंज करें, उन्हें चाय कॉफ़ी पे बुलाएं, उनके साथ करें कि यार मुझे यहाँ मसला आ रहा है, तुम क्या कहते हो। इसी तरह दूसरे सेलर्स के साथ मिलें। तो जो सेलर्स आपको असल डाटा दे सकते हैं ना, वो कोई नहीं दे सकता। तो आपने अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, उसके बाद आप फील करेंगे कि आप जो प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं या कर रहे हैं, दूसरों के पास उसके सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन मिलना ही असल काम है, और इसी तरह से आप निकल जाएंगे आगे। यू मीन योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ऐसा ही है। सो बिफोर वी कंक्लूड दिस डिस्कशन, लास्ट 2 मैसेजेस। एक तो ये कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप कोई दराज की मैनेजमेंट को कोई मैसेज देना चाहते हैं, एंड सेकेंडली कि एज ए न्यू सेलर या न्यू एंटरप्रेन्योर्स को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं जो कि अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। न्यू पर्सन, न्यू सेलर्स के लिए तो ये है कि इस वक्त बेस्ट टाइम है पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ऐड होने का। 2025, 27 या 30 में आप जाके सोचेंगे ना कि यार मैंने ई कॉमर्स करनी है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी जो आज के दौर में आपको मिल सकती है। क्योंकि अभी ई कॉमर्स पाकिस्तान में बूस्ट पंप हो रही है। पहले 3% लोग ई कॉमर्स के थ्रू बाइंग कर रहे थे, अब 6% है, और ये ईयरली आपकी ग्रोथ हो रही है। तो जब ग्रोथ हो रही होती है तब असल टाइम होता है मार्केट में एंटर होने का। तो ये बेस्ट टाइम है, अब इजीली एंटर भी हो सकते हैं, इतने ज़्यादा हर्डल्स नहीं है। बाद में हर्डल्स होंगी तो डेवलप भी हो जाएगा बिजनेस, और इंशाल्लाह कल को आप दूसरों को जॉब्स दे रहे होंगे इसी के मुतालिक। देन अगेन दराज की जो टीम है उसके लिए ये मैसेज है कि जो सेलर्स हैं उन्हें एटलीस्ट फैसिलिटेट करें किसी पॉइंट के ऊपर, मंथली कोई मीटअप्स रखा करें, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन गैप, जब सेलर्स और मार्केट प्लेस के दरमियान गैप आता है ना, हमेशा मसला तभी खड़ा होता है। अभी बहुत ज़्यादा लोग जो अगेंस्ट दराज बोल रहे हैं वो इस वजह से कि मैनेजमेंट का कोई बंदा आके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, उन्हें आंसर नहीं कर रहा, हर कोई अपना ही अपना देख रहा है। और दराज ने आगे जो पहले एक अच्छी फैसिलिटी दी थी कि सेलर सपोर्ट की थी, अब वो भी उन्होंने सिया के नाम से एक AI चैटबॉट रिप्लेस कर दिया है। अब जाएं आप चैटबॉट के साथ बातें करते रहें। तो पहले ये था कि सेलर एटलीस्ट आगे कोई पर्सन था जो हमें रिस्पॉन्स कर रहा होता था, तो एक सेटिस्फाई होता था कि यार ठीक है, मसला उसने फॉरवर्ड कर दिया टीम को, हो ही जाएगा सॉल्व। अब ये होता है कि हमें भी पता है कि चैटबॉट है, उसने क्या हमारा मसला सॉल्व करना है, उसने उसके बाद जो डाटा है उसने वही आंसर्स दे देने हैं। तो एटलीस्ट सेलर्स और मार्केट प्लेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है ना, उसको कम करें, और वो ही कम करेंगे तो किसी दूसरे मार्केट प्लेस के लिए जगह नहीं बनेगी। अगर वो कम ना किया तो कोई भी एक नया प्लेयर उठेगा,
वो मार्केट प्लेस खड़ी करेगा, इन्वेस्टमेंट उठाएगा और कंपेटिटर इजीली बन जाएगा। दैट्स ट्रू। आपको पता है जैसे वो एआई से चीज़ें रिप्लेस हो रही हैं, आई थिंक दराज इज ऑल्सो टेस्टिंग द सेम। आई थिंक इट वाज ए थैंक यू शकील फॉर शेयरिंग ऑल दैट इंफॉर्मेशन विद अस। आई थिंक इट इज़ वेरी कंक्लूसिव सेशन। आई होप कि स्पेशली फॉर द पीपल जो कि एज ए सेलर या ई कॉमर्स के अंदर जंप इन करना चाहते हैं, बिकॉज दराज प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं कि आप अपनी एक प्लेटफॉर्म को डेवलप करें, वेबसाइट बनाएं या स्टोर बनाएं और उसके थ्रू सेल करें। एंड स्पेशली बहुत सी चीज़ें दराज खुद भी उसको मैनेज कर रहा होता है। सो आई होप कि जो आज की डिस्कशन होगी ये बड़ा हमने कोशिश ये की है कि यार हम वो इंफॉर्मेशन को टच करें जो कि एज ए न्यू सेलर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या वो इंफॉर्मेशन लेकर कुछ बेनिफिट मिल सकता है उसको एज ए न्यू सेलर। सो आई होप नाजरीन आपको भी ये एक इसमें से एक कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा और आप इस कंटेंट को यूज़ करते हुए एज ए अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी या ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। होप टू सी यू अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।